Good evening, class. In the previous class, we have completed the chapter 9, hydrogen, and today we are going to start our new chapter, that is chapter 7, equilibrium. Okay, so which is the most important topic? I think is one of the most important topic of your chemistry. So please try to understand the topic very clearly. This chapter is very important, equilibrium. So इसका मतलब क्या है? Equilibrium का मतलब होता है stability. ठीक है, स्टेबिलिटी। यानी जैसे कि हम केमिस्ट्री में जानते हैं, केमिस्ट्री क्या है? कंप्लीट रिएक्शंस का स्टडीज है, जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब सिचुएशन ये होता है कि एक समय ऐसा आने लग जाता है कि जब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी एक तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। कुछ समय बाद अब क्या होगा? जब देखा जाएगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ क्या होता जाता है? कम होता जाता है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। एक चीज को याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी क्वांटिटी। ठीक है, मान लो अभी जैसे 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होना शुरू होता गया, और एक समय ऐसा आएगा कि 30 ग्राम प्रोडक्ट बन गया और यह 20 ग्राम बचा है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में था ही नहीं, यानी जब रिएक्शन शुरू होने वाला था एट टाइम 0, जब समय स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है, उस वक्त प्रोडक्ट आपका 0 था। धीरे धीरे क्या हो गया? समय के साथ साथ ये कम होता चला गया और ये ऊपर चलता चला गया, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसको हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और भी है जो आपको नेक्स्ट ईयर स्टडी करना रहेगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है? कम हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा होगा कि अब नो मोर रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और अब कोई एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी अब प्रोडक्ट यदि 30 ग्राम है तो 30 ग्राम ही रहेगा। यानी अगर कुछ मॉलिक्यूल्स यदि रिएक्टेंट के चाहे भी कि हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी एक वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि अब जितना भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम रिएक्शन। यानी हमको वो पॉइंट का मेजरमेंट करना होता है। तो इसमें एक रूल ये बोला जाता है कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जस्ट सपोज यू हैव टेकन अ बीकर, क्लोज्ड बीकर। ठीक है, एक क्लोज्ड बीकर आपने ले लिया, जिसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर से फिल कर दिया, यहां तक पूरा फिल नहीं किया, यहां तक फिल किया। अब वाटर का नेचर क्या है? अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में रखा है तो वो एवोपरेट करना शुरू कर देगा। यानी क्या करेगा? एवोपरेट करना शुरू कर देगा। मान लो इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? H2O के हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में। अब वो एवोपरेट करना शुरू किया और एक समय ऐसा आ गया कि 600 मॉलिक्यूल्स इसके वेपर में कन्वर्ट हो गए, यानी 600 H2O जो है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स में है, और जो बाकी के बचे 400 H2O है वो किसमें है? लिक्विड स्टेट में। वो इस लेवल में पहुंच गया है। अब क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया है, यानी जितना H2O लिक्विड में था उतना ही अब वो पहले किस में कन्वर्ट हो रहा था? एवोपरेट होके गैस में। यानी जिसमें जितना इसमें कन्वर्ट होगा उतना वापस इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी अब अगर कोई 400 में से 10 मॉलिक्यूल्स चाहे कि हम जाकर के वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो वापस क्या होगा कि वही 10 वेपर क्या हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी इनके बीच में अगर 600 और 400 का रेशियो मेंटेन है, यानी 3:2 का रेशियो मेंटेन है, तो ये मेंटेन रहेगा until and unless you are not changing the temperature or the external conditions। यानी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि मान लो इस वक्त जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस था। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, आप टेम्परेचर या प्रेशर को आप चेंज करोगे, तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके रखे हुए हो, उस दौरान इनके बीच में एक स्टेट उस लेवल में पहुंच जाते हैं कि अब जितना H2O जो है वेपर में कन्वर्ट होगा,
लिक्विड, उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। यानी एक ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुके हैं कि अब ना कोई ज्यादा जा सकता है ना कोई कम हो सकता है। तो दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमें इसी के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल चेंजेस। द रिएक्शन में बी फास्ट आर स्लो और स्लो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। यानी रिएक्शन स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। वो जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका नेचर कैसा है, रिएक्टिंग है कि नहीं है। When the reactant in a closed vessel at a particular temperature react to give a product, the concentration of the reactant keeps on decreasing. तो यहाँ पे देखो लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वेपर का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है समय के साथ साथ। अब एक समय वहां पहुंच जाते हैं जहां दोनों का कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल है, मेंटेन्ड है, अब चेंज होगा ही नहीं। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, इक्विलिब्रियम। सो व्हाइल दोस प्रोडक्ट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉर द सम टाइम आफ्टर व्हिच देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ either of reactant or product। यानी एक समय के बाद इनका कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। दिस स्टेज ऑफ द सिस्टम इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड as well as reverse reaction becomes equal, it is due to this dynamic equilibrium stage। ठीक है, यानी ये उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे अब फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जब H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब अगर H2O गैस से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज RF इज इक्वल टू आर बैकवर्ड, आर बी के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें 3:2 का रेशियो है ना, जरूरी नहीं है कि 1:1 ही मेंटेन करेगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस दौरान क्या बोलते हैं हम उसको, इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, पहले हमको जो स्टडी करना है फिजिकल प्रोसेसेस में स्टडी करना है। केमिकल प्रोसेस में क्या फंडा रहता है, उसमें बहुत सारे टर्म्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक टर्म्स है या आपका जैसे बफर सॉल्यूशन वगैरह अप्लाई होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल एक अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो हो सकता है कि ये कंप्लीट प्रोसेस ही उल्टा हो जाए, या प्रेशर चेंज कर दो तो हो सकता है कि इनका जो इक्विलिब्रियम है वो अल्टर कर जाए। कि मान लो अभी 50 डिग्री सेल्सियस था, आपने 60 डिग्री सेल्सियस लिया है टेम्परेचर, तो ये जो इनके बीच का रेशियो 3:2 ना होकर के 7:3 हो गया। यानी 700 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाके वेपर बन गया, 300 पानी के पानी ही है। तो उस प्रकार से कंडीशन चेंज होता है, तो वो हमको केमिकल प्रोसेसेस में अलग से स्टडी करना होगा। सो जो आपका फिजिकल प्रोसेस है वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, और रिवर्सिबल तो है ही। तो हमें इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है एंड इंटरेस्टिंग है। तो होप आपको ये अगर ये बीकर वाला समझ में आ गया ना कि कैसे इसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है आपका सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, आइस एंड वाटर का परफेक्ट एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि आपको उसको कैसे करना है। आइस कन्वर्ट होने में कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उस दौरान आपने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो आपका वाटर जो है आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सेम कंडीशन उन्होंने उसी के लिए अप्लाई की हुई है। सो उस दौरान क्या रहता है कि अगर आप एनी हाउ इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर वगैरह चेंज कर देते हो, तो जो भी थ्योरी में दिया गया है, मैं डायरेक्टली बीच से पढ़ा रहा हूँ। However, the equilibrium is not static. The intense activity can be noticed at the boundary between ice and water molecules. From the liquid, water collide against the ice and adhere to it, and some molecules of ice escape into liquid phase. Some molecules of there is no change in the mass of ice and water, as the rate of transfer of molecules from ice into water and of reverse transfer from the water into ice are equal at atmospheric pressure and 273 Kelvin। यानी 273 Kelvin जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हमको आइस बनाना है। ठीक है, अगर उस दौरान ये रहता है कि इस कंडीशन पे मेरा जो लिक्विड है H2O जो लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है आपका H2O सॉलिड स्टेट में। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद है, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एंड इक्वल नंबर ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। जैसे कि हमने ये वेपर वाला जो केस पढ़ा ना, सेम इसमें भी टेक प्लेस करता है। ठीक है, कि जैसे
आइस है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होता है ना कि वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है और कंटिन्यूअसली सॉलिड जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता रहता है, यानी इसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अगर मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर यहाँ चेंज कर दिया यानी बिलो ले गया तो पूरा का पूरा ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, नो डाउट। और अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया यानी पॉजिटिव में ले गया 5 डिग्री 6 डिग्री तो ये अब सॉलिड में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी जो वापस हो सकता है। सिंपल सा है, आपके नाखून है, आपने नेल्स काट दिए, नेल्स वापस उग गए। हेयर्स है, हेयर्स काट दिए, वापस उग गए। हाथ है, हाथ काट देंगे तो हाथ तो वापस उगेगा नहीं। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये इरिवर्सिबल है। हेयर्स और नेल्स कौन सा? रिवर्सिबल है। सो द रिएक्शन which can take place forward as well as backward is known as reversible, and the reaction which take place only in a single unidirectional, it means forward direction, that is known as irreversible reaction. So it is obvious that ice and water are in equilibrium only at a particular temperature and pressure. तो वो इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे ही वो इक्विलिब्रियम पे है, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। अगर आप चेंज किए तो हो सकता है पूरा का पूरा कंडीशन ही बदल जाए। For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phase are at equilibrium is called normal melting point or normal freezing point for them. So both the opposing process occurs simultaneously and both the process occurs at the same rate so that the amount of ice and water remain constant. यानी ये simultaneously take place करता है, जितना यहाँ जाएगा उतना यहाँ जाएगा, ठीक है, जितना यहाँ जाएगा उतना ही वहां जाएगा। लिक्विड एंड वेपर का जो आपके में केस दिया हुआ है वो सेम ये वाला जो मैंने आपको बताया था, नो डाउट। इसमें थोड़ा सा एडिशनल इसने किया। एडिशनल क्या किया समझाने के लिए, उसने आपको उसे कहा है कि जस्ट सपोज कि आप एक बीकर लेते हो, ठीक है, आप क्या लेते हो? एक बीकर लेते हो, ऐसे यू शेप रहता है उसमें समथिंग, एंड इस यू शेप में आप क्या करते हो? इसमें मर्क्यूरी फिल करती हो। क्या फिल कर दियो? मर्क्यूरी। एंड आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पेट्री डिश वर्ल्ड क्लास कंटेनिंग वाटर कैल्शियम क्लोराइड एंड CaCl2 को आप सबसे पहले इसमें क्या करते हो? रख देते हो, ठीक है। CaCl2 क्या करता है ना, जितना भी इसके अंदर वाटर वेपर प्रेशर वगैरह जो भी है सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा खुद ब खुद और यहाँ पे कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट करवा देगा, ठीक है। फिर आप इसको हटा दो और यहाँ पे एक चाइना डिश में, ठीक है, आप पानी रख दो, ठीक है। अब पानी का नेचर क्या? एवोपरेट करना। तो पानी क्या करेगा? एवोपरेट करेगा। तो जैसे आप देखोगे ना तो धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी और यहाँ पे वेपर बढ़ता जाएगा। अगर वेपर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ रहा है? वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस करोगे तो यहाँ धीरे धीरे ये थोड़ा सा कम, यहाँ पे इसका लेवल डाउन होता जाएगा और इस तरफ इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ये यानी मर्क्यूरी इधर की तरफ राइज होना शुरू हो जाएगी और इधर की तरफ कम होता जाएगा। ये एक समय तक होता जाएगा, धीरे धीरे ये चढ़ती जाएगी, धीरे धीरे क्या होता जाएगा? इसका लेवल राइज करता जाएगा, ठीक है। वो कब तक करेगा? जब तक वेपर और वाटर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, यानी एक समय के बाद उसका राइज रुक जाता है। एक समय के बाद इसकी हाइट बढ़ना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यानी ये डिपिक्ट करता है कि वेपर और वाटर के बीच में यानी H2O लिक्विड और H2O गैस के बीच में क्या हो गया है? इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो आप लोगों को ये डिनोट करना आना चाहिए। लिक्विड को अलग से डिनोट करते हैं, गैस को भी और सॉलिड को भी, ठीक है। ये डिनोट करना बहुत जरूरी होता है, इक्विलिब्रियम में तो खासकर बहुत जरूरी है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। तो उन्होंने इस बेसिस पे अप्लाई किया है कि कैसे उसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कैन रीड दी थ्योरी। उसके बाद है आपका सॉलिड टू वेपर, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में है। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए, 3 एग्जांपल्स हैं। सेम कंडीशन है कि सॉलिड जो है आपका कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होता है। जब भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो इसका एग्जांपल है आयोडीन, ठीक है। पहला आपका जो एग्जांपल है वो आयोडीन है, दूसरा है कैम्फोर, तीसरा है NH4Cl। तो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और एक समय इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद क्या हो जाता है? उतना ही वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यह है आपका फिजिकल स्टेट के बारे में दी गई थ्योरी। इसके बाद 2 चीजें और दी गई है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डाइसोलेशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। यानी अब क्या होता है कि लिक्विड जैसे, यानी
अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना हो, ठीक है, सॉल्यूशन बनाना हो, तो सॉल्यूशन क्या होता है ना कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स होता है। यानी आप एक गिलास में पानी ले लो, पानी में शक्कर मिला दो या नमक मिला दो, ठीक है, तो एक ये सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसमें क्या होता है कि ये जो पानी है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूट इज ऑलवेज इन लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन ग्रेटर क्वांटिटी। तो जब कभी भी, अब इसमें जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि जब भी आप लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो या गैस मिला रहे हो, उस दौरान इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में मिक्स होना समझ में आ रहा है, गैस का लिक्विड में मिक्सिंग कैसे होगा। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल रहती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैरासिटिक इंसर्ट किया जाता है हाई प्रेशर में, ओपन करोगे तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है, यानी वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही क्या होता है, डिसॉल्व हो रहा है उसके अंदर, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड केसेस दिए हुए हैं, पहला है सॉलिड एंड लिक्विड, यानी जो मैंने आपको ये वाला बताया। We know from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water। यानी पानी में भी एक हद तक ही हम 1 या 2 चम्मच नमक मिलाते हैं, कभी 3, 4, 5, 6 चम्मच तो नमक नहीं मिलाते हो। पानी कम है तो नमक भी कम मिलाते हैं, पानी ज्यादा है तो नमक भी ज्यादा मिलाते हैं। यानी हम वाटर की क्वांटिटी देखकर, सॉल्वेंट की क्वांटिटी देखकर सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम लोग डिसाइड करते हैं खुद ब खुद। यानी एक समय के बाद ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक लिमिट तक ही सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है। एंड कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें आप जितना भी ऐड करते जाओ तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। So, if we make a thick sugar syrup solution by dissolving sugar at a higher temperature, sugar crystals separate out if we cool the syrup to the room temperature. We call it at a saturation solution when no more solute can be dissolved in it at a given temperature। यानी नॉर्मली है, अगर मैं टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करा दूंगा तो सॉल्यूट का भी मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप ज्यादा सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सिंपल सी बात है, अगर केमिस्ट्री की क्लास 40 मिनट की है और एक ही दिन में मैं 3 क्लास ले लूं तो आपको फर्स्ट क्लास में समझ में आएगा, बाकी की 2 क्लास तो हवा हो जाएगा। यानी आपके लिए लिमिट क्या है, 1 पीरियड, तो वो आपके लिए कहलाता है सैचुरेटेड पीरियड। अब अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाते जाऊं 3-4 घंटे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो। सो दैट इज ऑन नो। The concentration of the solute in a saturated solution depends upon the temperature। तो temperature तो most major factor है करवाने के लिए। In a saturated solution, a dynamic equilibrium exists between the solute molecules in the solid state and in the solution। यानी जो ये solute molecules जो independently exist कर रहा है और जो solution में exist कर रहा है, इनके बीच में एक equilibrium established हो जाता है। तो sugar in solution and sugar in solid, the rate of dissolution of sugar and the rate of crystallization of sugar, इस पे depend करता है। Equality of the two rates and the dynamic nature of equilibrium has been confirmed with the help of radioactive sugar। If we drop some radioactive sugar in the saturated solution of non-radioactive sugar, then after some time the radioactivity is observed both in the solution and the solid sugar। Initially there are no radioactive sugar molecules in the solution, but due to dynamic nature of equilibrium there is exchange between the radioactive and non-radioactive sugar molecules between the two phases। The ratio of the radioactive to non-radioactive molecules in the solution increases till it attains a constant volume। तो इनको ये पता कैसे चला कि जो सॉलिड सुगर है और जो सॉलिड इन सॉल्यूशन है, सुगर इन सॉल्यूशन है, ठीक है, कैसे इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस बीकर में जैसे पानी था एंड उसमें उन्होंने शुगर ऐड कर दिया, इस शुगर को उन्होंने लिख दिया शुगर इन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है शुगर इन सॉल्यूशन, और एक और उन्होंने कह दिया कि शुगर इन सॉल्यूट, जो सॉल्यूट फॉर्म में अलग से है, इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि एक समय के बाद मैंने मिक्स कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब अगर मैं उसमें रेडियो एक्टिव शुगर मिलाते जा रहा हूँ, ठीक है, रेडियो एक्टिव शुगर वैसे पॉसिबल नहीं है बट है, तो अगर मैं इसमें मिलाते जाऊं तो उन्होंने कहा कि इसमें भी रेडियो एक्टिविटी आ रही थी। यानी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जितना पानी वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसमें उन्होंने पाया कि जितना डिसॉल्व हो चुका है,
ठीक है, सिरप बनाने के काम में जितना हो चुका है, तो जो जैसे कोई और आकर के अगर इसकी प्लेस ले रहा है, तो ये जो यहाँ वाला जो शुगर है वो ऊपर जाना शुरू कर देता है, यानी वो वेस्ट में चला जाता है। तो सिमिलरली ये जैसे ही मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ वाला ऊपर चलते जा रहा है, ऊपर चलते जा रहा है, तो ये इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है कि अब जो जितना आएगा उतना ही मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने पाया कि इसमें भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है जब कभी भी हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं। तो जब आप सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब है कि एक टेम्परेचर तक इतना ही वो डिसॉल्व होगा, उससे ज्यादा होगा तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने इसके लिए जो स्टडी किया कि अगर आप एडिशनल अगर और मिक्स कर रहे हो तो वो बाहर आता जाएगा। सिंपल सा है, जैसे कि मान लो कि एक क्लास में 40 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। ठीक है, यहां से एक दरवाजा है और यहां से एक दरवाजा है, 40 लोग इसमें आ गए। अब मान लो एडिशनल अगर कोई आ गया तो किसी एक को तो बाहर जाना पड़ेगा, या और मान लो 10 लोग आ गए तो 10 लोग को यहां से बाहर जाना पड़ेगा, यानी जितने एंटर करेंगे उतने ही बाहर जाएंगे। सिमिलर केस टेक प्लेस इन दिस ऑल्सो, जितना सॉलिड आप एडिशनल ऐड करोगे ना, उतना ही सॉलिड एडिशनल वाटर में फ्लोट करना शुरू चल जाएगा, इसके साथ क्रिस्टलाइजेशन नहीं करेगा, यानी नीचे आकर के डिसॉल्व नहीं होगा। सो दिस केस इज अप्लाइड इन द केस ऑफ सॉलिड इन liquid. So the next case is gases and liquid. So that we will study in next class on Tuesday, and we will try to understand more clearly. So till then, if you have any doubt regarding this topic, you are free to us. Try to study the theory from the NCERT as well as from the Shivlal, and to understand the topic very clearly. Till then, take care.